नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर कुदरत का कहर देखने को मिला है। बादल फटने और फ्लैश फ्लड से हिमाचल के कुल्लू, मंडी और शिमला में 50 से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं और कई लोगों की मौत हो गई है। इस आपदा के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। हिमाचल के सीएम खुद इस राहत बचाव पर अब नजर बनाए हुए हैं और सेना को भी अब इस बचाव के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुला लिया गया है। आखिर बार बार इस तरह के हालात क्यों बनते हैं हिमाचल में, या फिर 2023 में जो सबसे बड़ी आपदा आई थी जिसमें हजारों करोड़ का नुकसान हुआ था और बड़ी तादाद में लोगों का जानी नुकसान भी हुआ था, क्या उससे कोई सबक नहीं लिया गया? आज इसे भी हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। और चलिए, इसी आपदा पर जिस तरह की तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई है, कल अचानक बादल फटता है, बारिश होती है और आसमान से भी और जमीन से भी हर तरफ तबाही तबाही। हिमाचल के 3 जिले बुरी तरह से इससे एक तरह से मुतासिर हुए हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर सत्येंद्र जी हैं, जो कि इंटरनेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सत्येंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच में। हम डॉक्टर सत्येंद्र से बार बार जिस तरह से हिमाचल में इस तरह की आपदा आती है, इस पर इसे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ प्रशांत शर्मा है, जो हिमाचल बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच में। कुछ देर में हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। मैं डॉक्टर सत्येंद्र आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। 2023 के सर अभी एक तरह से जो जख्म थे वो भरे नहीं थे हिमाचल में। बहुत बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ था और लाखों हजारों करोड़ का नुकसान हिमाचल में 2023 में हुआ था। और एक बार फिर से अब हिमाचल में 2023 जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। कुल्लू की बात कीजिए, मंडी की बात कीजिए, हर जगह आप देखिए कि किस तरह से पूरी आपदा ही आपदा और त्रासदी नजर आ रही है। बार बार जो ऐसा होता है सत्येंद्र जी, इसकी वजह क्या है? इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, आपदा में दोनों चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें भी हैं और मानव जनित चीजें भी हैं। दोनों चीजों के संगम से आपदाएं उत्पन्न होती हैं जी। और इसमें प्राकृतिक में हम जैसे कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा टेरेन है, ऐसा मौसम है, तो ये सब चीजें प्राकृतिक में आती हैं। लेकिन मानव जनित भी इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। जैसे आपने कहा कि लेसन्स लर्न, जो आपदाएं होती है उनसे हम एक सबक सीखते हैं। आपदा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पुरानी आपदाओं से सबक सीखना। बिल्कुल। आपने 2023 की बात की, लेकिन आपको शायद 2013 का भी याद होगा, जब उत्तराखंड में, क्योंकि हिमालय पूरा एक है, हिमालय की आपदाओं को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। बिल्कुल। तो 2013 में जो हिमालय में आपदा हुई थी उत्तराखंड के अंदर, जिसमें हजारों लोग हताहत हुए थे, तो उससे भी काफी सबक सीखने की आवश्यकता। मैं आपको यहाँ एक उदाहरण देना चाहूंगा कि तब हमने, तब मैं एनआईडीएम का डायरेक्टर था और हमने एक रिपोर्ट जाहिर की थी, जो कि उत्तराखंड डिजास्टर 2013 है जी। तो इसके अंदर बहुत से लेसन्स लर्न और बहुत से रिकमेंडेशंस बनाए गए थे। तो वो रिकमेंडेशंस पे कितना कार्य हुआ नहीं हुआ, इसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। और खासकर हिमालय क्षेत्र के अंदर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में टेरेन बड़ा डिफिकल्ट है, जो रॉक्स हैं वो बड़े ही फ्रिजाइल हैं, तो वहां पर बहुत ही सेंसिटिव, इकोलॉजिकली बहुत ही सेंसिटिव जोन इसको हम कहेंगे। और जहां तक बादल फटने की जो घटनाएं हैं, बादल फटने का घटनाओं के लिए जो मेन जो जिम्मेदारी है, इसका जो कारण होता है बेसिकली वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। कि जब भी परिवर्तन होता है तापक्रम के अंदर, वायु के अंदर, तो उससे ये बादल फटने की घटनाएं होती हैं। तो ये काफी हद तक उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन इसके लिए हमको तैयारी करने की आवश्यकता है। मेन क्या है कि ये आपदाएं तो होंगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके ऊपर हिमाचल प्रदेश या भारत सरकार काफी कुछ कर रही है, लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है। क्लाइमेट चेंज तो होता रहेगा और इस तरह की आपदाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेंगी। लेकिन इसके लिए हमको तैयारी करने में सबसे पहली चीज है वो अर्ली वार्निंग सिस्टम। हमको कैसे हम अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम को अपडेट कर सके, साइंटिफिक कर सके,
ताकि समय से पहले हमको पता चल जाए कि भाई उस गांव को हमको खाली करा सके, लोगों को सुरक्षित सही। स्थानों पर ले जा सके, तो कम से कम जान की जो क्षति है उसको कम किया जा सकता है। दूसरा है कि ऐसी जगहों पर हम लोगों को लैंड यूज पैटर्न, अभी देखने में आया है कि जो कि उत्तराखंड 2013 में भी हमने देखा था कि ऐसी ऐसी जगह पे कंस्ट्रक्शन हो गया है जहां पे नहीं होना चाहिए, जो कि इकोलॉजिकली बहुत ही सेंसिटिव है। तो उन फ्रेजाइल जोन्स में हमको बड़े ही साइंटिफिक तरीके से वहां के भू विज्ञान को देखते हुए, वहां की वनस्पति को देखते हुए, वहां के इकोलॉजी को देखते हुए कोई भी डेवलपमेंट कार्य करना है। तो ये चीजें काफी हद तक यदि हम सबक ले तो इसमें देखिए इससे कैसे कम किया जा सकता है। इसे कम करने के लिए सबसे पहले कि आप तैयार रहिए, प्रिपेयरनेस जिसको कहते हैं। बिल्कुल। प्रिपेयरनेस के अंदर के अर्ली वार्निंग सिस्टम को हम स्ट्रेंथन करें। दूसरा, लोगों को इसके बारे में बताएं, सरकार इसके लिए तत्पर रहे, वहां पर सुरक्षा के सभी इंतजाम हो। और मानसून से, क्योंकि इस तरह की घटनाएं मानसून के समय ज्यादा होती हैं, तो मानसून से पहले हम लोगों का एक कॉन्टीजेंसी प्लान, जिसको बोलते हैं कॉन्टीजेंसी प्लान, वो प्लान तैयार होना चाहिए। उसमें हम सुरक्षा के सभी चीजें जो हमें आवश्यकता पड़ सकती है, खाने की आवश्यकता है, रेस्क्यू की आवश्यकता है, हॉस्पिटल की आवश्यकता है, लोगों को एक जगह सुरक्षित निकालने की आवश्यकता, सब उन चीजों में हम लोगों को पहले से तैयारी करने की आवश्यकता है ताकि जान माल की क्षति को कम किया जा सके। ठीक है सर? बिल्कुल। बिल्कुल सत्येंद्र जी, बहुत अच्छी आपने बात कही कि तैयारी, जाहिर सी बात है कि क्लाइमेट चेंज के बाद अब इस तरह के हालात तो बनते रहेंगे, लेकिन इससे हमने सबक क्या सीखा और इसके हम कितना अलर्ट रहते हैं, ये तमाम चीजें हैं जिस पर एक तरह से फोकस करने की जरूरत है। इस पर हम डॉक्टर सत्येंद्र आपसे आगे भी सर बात करेंगे। मेरे साथ एक और खास मेहमान इस चर्चा में कहना चाहूंगा। जी 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 जी, छोटा सा पॉइंट कहना चाहूंगा। जी जी जी, कि देखिए, विकास के कोई भी अगेंस्ट नहीं है, विकास के लिए सब लोग इसके लिए तत्पर हैं और विकास होना चाहिए, लेकिन विकास जो है सस्टेनेबल होना चाहिए। हमारे यहाँ कहावत है आपदा प्रबंधन में, हम कहते हैं कि विकास ऐसा हो जो आफत से बचाए, विकास ऐसा ना हो जो खुद आफत बन जाए। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैंने जो रिसर्च की है इसके अंदर, क्योंकि मैं हिमालय क्षेत्र में मेरा पीएचडी भी रहा है और मैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का डायरेक्टर भी रहा हूँ, तो हमने जो रिसर्च की इसमें निकलता है कि यदि हम 1 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं पहाड़ों में, हिमालय में, तो इससे 60,000 क्यूबिक मीटर डेब्रीज, मलबा जो है वो निकलता है। मलबा कहाँ जाता है? वो मलबा सीधा नदी में जाता है। बिल्कुल। तो नदी का तल जो ऊपर उठता हुआ जा रहा है, तो इसके लिए ऐसा नहीं कि रोड बने, लेकिन रोड में मलबे का सही प्रबंधन हो, सही तरह से उसको। बिल्कुल सत्येंद्र जी, बहुत अच्छी आपने बात कही कि डेवलपमेंट तो होना चाहिए, डेवलपमेंट तो नहीं रोका जा सकता है, लेकिन डेवलपमेंट जब हो तो उस पर बहुत सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत सी चीजों पर फोकस होना चाहिए कि वो डेवलपमेंट हमारे लिए तबाही आगे चलकर ना बन जाए। बहुत अच्छी बात आपने कही है। मेरे साथ एक और खास मेहमान कौशल जेठी जी हैं, जो कि कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल जी हैं। कुशल जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। कुशल जी, एक बार फिर से 2023 की आपदा हम लोगों ने देखी थी, अब फिर से एक बार, क्योंकि सरकार भी बार बार यही कहती है कि जैसे ही सरकार बनी थी उसके बाद हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आ गई थी, यानी सर मुंडाते ही जैसे कहते नहीं कि ओले पड़े थे, और इस बार थोड़ा सा अब बेहतरी हो रही थी, जो जख्म थे वो भर रहे थे, कि फिर से अब इस तरह के हालात बन गए। तो कैसे कैसे इसे देखा जाए कुशल जी? देखिए, जो पिछले साल आपदा आई थी, पहले एक प्राकृतिक आपदा आई थी, उसके बाद पॉलिटिकली आपदा हिमाचल प्रदेश में आई थी। उसकी पॉलिटिकल आपदा के बाद अब सरकार स्थिर होके जो चलने लगी थी, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, सारे चुनाव से निपट के अब सरकार चलाने लगे। लेकिन इस बार आशा की जा रही थी कि पिछले साल जो आपदा आई थी, इस साल हिमाचल प्रदेश में थोड़ी सी राहत महसूस कर रही थी कि इस बार ऐसी आपदा नहीं आएगी। लेकिन कल रात को जो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला, जिसमें 5 बादल कल रात को फटे, 3 कुल्लू जिला में, 1 मंडी में, 1 शिमला में, और उसमें अभी तक 2 डेड बॉडीज मिली हैं, 50 लोग मिसिंग है, 1 NHA को नुकसान हुआ और 3 स्टेट हाईवेज को नुकसान हुआ और 3 पुल बह गए इसमें। शिमला के झाकड़ी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। झाकड़ी के समेज गांव के अंदर आवासीय कॉलोनी के ऊपर बड़ा भारी नुकसान हुआ और उसमें 36 लोग मिसिंग है और 1 सड़क उसमें गायब है जी। और मंडी के पद्दर तहसील में टिक्का टालकू विलेज गांव में 7 मिसिंग है और 2 शव बरामद हुए, 3 घरों को नुकसान हुआ। और इसी प्रकार कुल्लू में जो है वो कम से कम गांव में 7 लोग लापता है, 2 घरों को नुकसान हुआ, 2 पुल को नुकसान हुआ।
ये जो पिछली रात हिमाचल प्रदेश में जो आफत की रात आई, आफत की, और मैं इनको अभी सतेंद्र जी को सुन रहा था बड़े ढंग से जी। कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र है। हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश का विकास भी जरूरी है, सतत विकास होते रहना चाहिए। जी। अगर विकास के कारण ये हो रहा है तो इसके बारे में कोई भी सरकार हो या कोई भी एक्सपर्ट उस मामले में उनको सोचना चाहिए कि ऐसा विकास किस काम का जो विनाश लेके आए। हम चाहते हैं कि भी ऐसा जो हिमाचल में कभी ऐसा, उत्तराखंड में तो हम सुनते थे, लेकिन हिमाचल में दूसरे साल हम ये देखने को सुन रहे हैं, सरकार किसी की भी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की सरकार हो, आपदा को कोई रोक नहीं सकता, आने वाली आपदा को। लेकिन इसका एक तरीका नहीं, लेकिन उसकी तैयारियां तो की जा सकती हैं। तैयारी देखो, अब मेरी बात सुनो, तैयारी तो सारी सरकारें मानसून से पहले से अलर्ट होता है, एक सिस्टम आपके पास होता है, चीजें पहले से पता होती हैं। जी जी, बिल्कुल सिस्टम होता है, लोगों को सरकारें अलर्ट मैं सत्येंद्र जी आ रहा हूँ। जी जी तो जी। नदियों के किनारे जिन्होंने मकान बना रखे हैं, पुलों के, और ये आज रातों रात मकान थोड़ी बने, कई तो कई वर्षों से मकान बने हुए हैं नदियों के किनारे। और हर साल ये मानसून तो हर साल ही आता है। ये पिछले 2 वर्षों से ही नुकसान क्यों हो रहा है, 2 वर्षों से ये आफत की मानसून क्यों आ रही है, इसके ऊपर चिंता का विषय है। और ये जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे बैठे हैं यहाँ पर पैनल में, और सरकार के पास भी एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम होती है, इसके बारे में सरकार को चिंता कर भी रही है, और चिंता करनी भी चाहिए सरकारों को। और मुझे लगता है कि इन फ्यूचर इसको कैसे निपटा जाए। आपदा को तो रोक नहीं सकते, लेकिन आपदा से निकलने के लिए क्या इंतजाम होने चाहिए। आपदा के बाद तो भी देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल आज सुबह ही एक आपातकाल बैठक बुलाई और सभी इंस्ट्रक्शंस उन्होंने ऑफिसर्स को दी, और पूरा एक अपने एक मिनिस्टर को स्पोर्ट पे भेज दिया कल। कुशल जी, ऐसा लग रहा है कि 2023 से कोई सबक नहीं लिया गया, कुछ सीखा ही नहीं है। आप देखिए कि 3 जगहों पर जिस तरह से ये आपदा आई है, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, कुल्लू, मंडी, शिमला, कितने बड़े पैमाने पर आप देखिए कई लोग अभी भी लापता हैं, जिनके बाद सर्च ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन क्या 2023 से कुछ सीखा नहीं सरकार ने? कोई तैयारी नहीं, मानसून आ गया था तो तैयार रहना चाहिए था। नहीं तो सरकार उसमें क्या करेगी, सरकार उसमें कोई तरपाल थोड़ी लगा के मानसून से बचा लेगी। अब वायनाड के अंदर 250 लोग बह गए गांव के अंदर, क्या पता लगता है आपदा कहाँ आएगी। आपदा का कोई भरोसा थोड़ी, आपदा कब आएगी। अब लोगों को मकान नहीं, केंद्र सरकार कह रही कि हमने कई दिन पहले अलर्ट कर दिया था। वायनाड को लेकर गृह मंत्री ने खुद सदन में कहा कि हमने कई दिन पहले अलर्ट कर दिया था। अरे वहां की मुख्यमंत्री का मैंने बयान पढ़ा, केरल के मुख्यमंत्री का, जो उन्होंने ऑरेंज अलर्ट किया था, लेकिन वो जो आई आपदा तो रेड अलर्ट थी। उन्होंने कुछ बरसात का भी दिया कि 2 पॉइंट इतने बारिश आएगी आपदा में, और वहां पर आई कम से कम 3 पॉइंट कुछ के हिसाब से बारिश आई है। जो केंद्र सरकार क्या करिए, मुझे लगता है केंद्र सरकार भी कोई आपदा के ऊपर किसी किस्म का, मेरे को लगता नहीं कि वो भी, उनका भी कोई भाषा है। उत्तराखंड के अंदर जो पोजीशन आपने देखी है, अब उत्तराखंड में पिछले साल वो सुरंग बना रहे थे, सुरंग में बीच में से पहाड़ी गिर गया। तो ये आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, और इसके लिए मैंने आज जैसे आपसे कहा ना, जहां तक पॉलिटिकल इशू, आज मैं नहीं चाहता कि इसमें पॉलिटिकल, इसमें कुछ विषय है। भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र की हो, कांग्रेस की हो, जिस मर्जी की सरकार हो, लेकिन आपदा से कैसे निपटा जाए। हिमाचल में हम आज विषय को लेकर बैठे हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आज तक कभी ऐसी आपदा आई नहीं। कभी सालों में सुना जाता था कि एक बादल फटा और उसमें थोड़ी सी तबाही हुई, लेकिन आज तक ऐसी आपदा नहीं हमने देखी। ये क्यों आ रही है? इसको प्रदेश सरकार इसके ऊपर काम कर रही है, और केंद्र सरकार। प्रशांत शर्मा जी, प्रशांत जी, क्या जिस तरह से कुशल जी कह रहे हैं कि इस पर काम किया जा रहा है, लगातार काम चल रहा है, और किस तरह से देखा जाए हालात, तो आज भी आप देखिए कि बद से बदतर हालात हैं। खासतौर से रामपुर की अगर बात की जाए, रामबन की बात की जाए, कुल्लू, मंडी, शिमला, सभी जगह इस तरह के हालात बने हुए हैं। जी नमस्कार। जी सर। देखिए, एक बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश के ऊपर आई है जी। सरकार चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, ये किसी के हाथ में नहीं है कि उस आपदा को आप बरसने से रोक सके। बारिश को रोकना सरकारों का काम नहीं है, परंतु सरकार का कार्य यह है कि उस आपदा के कारण जितना भी नुकसान हो रहा है उसको कम से कम करने की कोशिश की जाए। ऐसा सरकारों का यह दायित्व होता है। परंतु बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रकार से पिछले वर्ष इतनी भारी प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश के ऊपर आई, उसके बाद भी सुक्खू जी की सरकार ने एक भी कदम, कोई गंभीर कदम जो है इस आपदा से बचने के लिए नहीं किया। आज सुबह मैं सुखविंदर सुक्खू जी की एक प्रेस में
बात कर रहे थे उसको सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो है वो नदी के किनारे सो रहे। मतलब गंभीरता, जी जी, उन तक ये बात पहुंचाने का कार्य किसका था? ये सरकार का कार्य था। पिछली आपदा के समय सैकड़ों सड़कें जो है बंद हुई। आज मंडी से लेकर कुल्लू, रामपुर, जहां जहां नुकसान हुआ, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो नुकसान पिछले वर्ष हुआ था उसके ऊपर इस सरकार ने कुछ नहीं किया। आज भी सड़कें बंद है, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल है हिमाचल प्रदेश में। इस प्रकार की आपदाओं को आप कैसे रोक सकते हैं? अगर सरकार का मुखिया, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और सरकार के बीच में किसी भी प्रकार का कोई तालमेल नहीं है। आज भी जो मुख्य सड़कें, जो गांव में लिंक रोड है, उनको तो छोड़ दें आप, परंतु जो मुख्य मार्ग हैं वे ही आज बंद है। इस प्रकार की बदतर परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में हुई है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछली रात को इतनी बड़ी आपदा आई, सैकड़ों लोग लापता है, दर्जनों लोगों ने अपनी जान से हाथ गंवाया है। हम उन दिवंगत आत्माओं को की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी भी प्रदेश की देखिए सिस्टम पर सवाल उठाया जा रहा है, हाथ धरे बैठी हुई है। प्रशांत शर्मा जी सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, भी कैबिनेट मंत्री जो है अभी ग्राउंड सरकार की तैयारियों पर भी सवाल उठ रहा है। जवाबदेही कौन कर? देखो, मैंने कहा था कि इसमें मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता प्राकृतिक आपदा के ऊपर, लेकिन नहीं, राजनीति नहीं, पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं, लेकिन तैयारी करना, अलर्ट करना, पहले से खुद अलर्ट रहना, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। देखो, मैं आपको बताता हूँ, सरकार बिल्कुल तैयार थी। सरकार, देखो, अभी तक तो कोई, पिछले वर्ष जो है, आज से 15 दिन पहले इतनी बड़ी आपदा आ गई थी, लेकिन अभी तक ये तो बड़ा भारी बादल ब्लास्ट हुआ है, इसके कारण आपदा आई, उसमें तो कोई भी सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जो आज से पिछले तक देखो, बरसात तो हिमाचल प्रदेश में हो रही है, कि थोड़ी कि कल रात को बारिश हुई, कल रात को बादल ब्लास्ट हुआ। उससे पहले भी तो बरसात हो रही है, 1 महीने से हिमाचल प्रदेश में बरसात हो रही है, लेकिन कहीं पर भी कोई आपको ऐसी खबर नहीं मिली। लेकिन एकदम से ये ब्लास्ट हो गया। अब जहां तक तैयारी की बात करते हैं, आपकी सरकार केंद्र के अंदर है, केंद्र की सरकार के नाक के नीचे आपके वहां 3 स्टूडेंट मर गए, वहां आपके नाले का पानी जाकर, वहां आपका सरकार एलजी के रूप में आपका प्रतिनिधि वहां पर काम करता है। ये बातें गलत है, ऐसी बातें। वहां आपने क्या तैयारी करी जहां पूरी सरकार बैठती है यहाँ पर दिल्ली के अंदर? तो ये तो बात गलत है। और जहां तक आप तैयारी की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर हर एक एसडीएम को सैटेलाइट फोन दे रखे हैं, 5 ड्रोन दे रखे हैं, 50 जनरेटर सेट दे रखे हैं पुलिस वालों को, और पूरा राज्य जिलाधीश को पूरी पावर दे रखी है कि आप इसके। और यहाँ अभी पिछले दिनों से सारे जिलाधीश ने प्रत्येक जिला के अंदर प्रत्येक ऑफिसर्स को बुला के उनको इंस्ट्रक्शन दिए, आपदा प्रबंधन के सारे इंतजाम चेक किए। ऐसा आरोप लगाना गलत है कि सरकार तैयारी नहीं कर रही है। अभी सिर्फ एक रात को तो कल बादल फटे और आज आप कह रहे हैं कि सरकार ने इंतजाम नहीं किया। आज से 1 महीने पूर्व तो बरसातें हो रही है। बताओ, कोई आपको कोई ऐसी खबर आई कहीं से कि प्रशांत जी, जी देखिए, कुशल जी कह रहे हैं कि तैयारी पूरी थी, सरकार की पूरी नजर थी, लेकिन इस तरह के हालात को नहीं रोका जा सकता है। देखिए, आपदा को नहीं रोका जा सकता, हम भी कह सकते हैं, परंतु उस आपदा से नुकसान कम से कम हो, ये जिम्मेवारी हमेशा ही सरकार की होती है। बताइए, सरकार ने 1 वर्ष में क्या किया? आपदा प्रबंधन की कितनी बैठकें हुई? देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण बात मैं करता हूँ। आपदा से प्रबंध, अरे मंडी में थुनाग नाम की एक जगह है, सिराज विधानसभा क्षेत्र में, पिछले वर्ष इतनी बड़ी आपदा वहां पे आई, मुख्यमंत्री जी उस आपदा के कई दिनों के बाद वहां पर पहुंचे, और जिस नाले में ये बाढ़ आई थी, उस नाले के बीचों बीच खड़े होकर उन्होंने 1 करोड़ की घोषणा की थी कि यह इस नाले का जो है वो चैनलाइजेशन किया था, परंतु ना उस नाले का कुछ हुआ, ना 1 रुपए का बजट वहां पे आया। इसी प्रकार की परिस्थितियां आप पूरे हिमाचल प्रदेश में देख सकते हैं। सबसे ज्वलंत उदाहरण मैं देता हूं, आज मंडी में एक बड़ा ही जबरदस्त, एक इतना बड़ा, उसको घोटाला भी कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड पिछले दिनों आया था, पिछली आपदा के समय आया था, और उसके बाद सरकार को चाहिए था कि उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करे, परंतु प्रदेश सरकार ने वहां पर केवल मात्र चार तरपाल लगा के उसको सीधे उन लोगों की जिंदगी को जो है वो भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। अरे सरकार का मुखिया जो है वो गंभीर होना चाहिए, खासकर इस प्रकार की आपदाओं की स्थिति को देखते हुए, परंतु इस सरकार में ना गंभीरता है, ना समन्वय है, और यही कारण है कि आज प्रदेश जो है फिर से अपने बहुमूल्य लोगों को लगातार खो रहा है। और ये पूरी असफलता जो है ये मुख्यमंत्री की बनती है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की बनती है, या तो ये आपस में समन्वय बनाकर
समन्वय बनाकर जो है वो बैठ के इस आपदा से निपटने की एक तैयारी तो करते, परंतु आज तक तो ये दोनों बैठ के नहीं। चलिए, मैं कुशल जी मैं आ रहा हूं, लेकिन मैं डॉक्टर सत्येंद्र जी बहुत देर से वेट कर रहे हो, कुछ कहना भी चाह रहे थे। मैंने दोनों लोगों को देंगे समय दीजिए, मैं आ रहा हूं प्रशांत जी, मैं आ रहा हूं प्रशांत जी, मैं दोबारा से आ रहा हूं डॉक्टर सत्येंद्र। दोनों महानुभावों की बातें जी सुन रहा था। मैं ये कह रहा हूं डॉक्टर सत्येंद्र जी, क्योंकि इस तरह के हालात से कैसे बचा जाए। देखिए, जिस तरह से वायनाड की बात कर लें या उत्तराखंड की हम बात कर लें, यहां पर पहले से वार्निंग दी गई, लेकिन फिर भी आप देखिए कितनी तबाही हुई। किस तरह से बचा जा सकता है? क्या वाकई में सरकारों की इसमें नाकामी भी सर झलकती है सत्येंद्र जी, जिस तरह के हालात बने हैं? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया जा रहा है या कुछ नहीं हुआ। अभी तक काफी चीजें की जा रही हैं, हुई भी हैं। यदि हम अपने एनडीआरएफ की बात करें तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के अंदर एनडीआरएफ जैसी फोर्स नहीं है जो कि रिस्पॉन्स के लिए कार्य करती है, जो कि पूरी एकदम से वेल इक्विप्ड है। ये हमारे स्टेट के अंदर भी काफी कार्य हुआ, सभी स्टेट्स ने किया है, लेकिन अभी भी उसमें काफी कुछ करने की आवश्यकता है। और जैसा कि साइंटिस्ट कहते हैं, वर्ल्ड बैंक भी कहता है, यदि आप 1 रुपया लगाते हैं आपदा के न्यूनीकरण के लिए, उसकी रिडक्शन के लिए, तो आपको 7 रुपए का फायदा होता है। अभी क्या कितना नुकसान हुआ है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जान की क्षति तो हुई है खैर दुर्भाग्य से, लेकिन उसके साथ साथ जो संपत्ति की क्षति हो उसको भी यदि आप आकलन करें तो ये बहुत ही ज्यादा होती है। और इसको भरपाई करने के लिए कितना पैसा लगेगा, कितना क्या लगेगा, तो इसके लिए मैं 2-3 मेरे रिकमेंडेशंस हैं, जो रिकमेंडेशंस हम लोग देते रहते हैं। एक तो अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए। डॉपलर रेडार की आजकल टेक्निक्स है जिससे कि जो कि बता देती है कि कब कहाँ पर बादल बनने वाले हैं, क्योंकि इसमें इसकी टेक्नोलॉजी बड़ी सिंपल है। ये जो बादल फटते हैं आसमान के हिमालय के ऊपर, तो इस टेक्निक को समझना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इसको जो हमारे डॉपलर रडार है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कितनी देर बाद बादल वहां पे संघनित होंगे, तो कब फटेंगे। तो उसकी अर्ली वार्निंग यदि मिल जाए तो कम से कम लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सकता है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आपदा आती है, सबसे पहला जो रिस्पॉन्डर होता है, सबसे पहले जो उसमें कार्य करेगा वो होता है कम्युनिटी या समाज। तो समाज के लोगों को भी इसमें हमको इक्विप्ड करने की जरूरत है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है, ताकि वो लोग भी अपने आप से बच सके, अपने आप से इसका अंदाजा लगा सके कि कब ये इस तरह की आपदा आएगी, उस आपदा में आपको क्या करना है। छोटी छोटी चीजें होती हैं, उन चीजों को यदि हम उनको ट्रेनिंग दें, उनकी मॉक ड्रिल्स कराएं, तो इससे भी काफी असर पड़ता है। तीसरा मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को विभिन्न विभाग, ये आपदा प्रबंधन एक विभाग का कार्य नहीं है। जैसे कि कौशल जी ने भी कहा कि इसमें बेहतर समन्वय की आवश्यकता है, कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। एक दूसरे विभाग के साथ हम कोऑर्डिनेशन कर सकें। ये कैसे संभव है कि यदि हम एक एक्शन प्लान तैयार करें, कॉन्टीजेंसी प्लान तैयार होना चाहिए, और खासकर मानसून से पहले, क्योंकि हिमालय के अंदर मानसून में आपदा आनी है। हिमाचल में आनी है, उत्तराखंड में आनी है, आसाम में आनी है, कहीं भी आनी है। तो ये आपदाएं हिमालय में आनी है मानसून के साथ। तो उससे पहले हम लोग कॉन्टीजेंसी प्लान तैयार करके रखें। पूरा मेडिसिन हैं, लोगों के लिए कैंप की व्यवस्था है, उनको बचाने की व्यवस्था है, उनको इवैक्यूएशन की जरूरत है। तो ये सब चीजें हम करें, कम्युनिटी को प्रिपेयर्डनेस करें, तो लोगों को भी तैयार करने की आवश्यकता। तो इसलिए मेरा कहना चाहिए, मैं दोनों लोगों से और जो कि पॉलिटिकल पार्टी है उनसे मेरा यही कहना है कि आप लोग एक तरह से इस पर भी खर्च कीजिए। कोई भी विकास का कार्य हो तो उसमें कम से कम एक फंड, जिसको मिटिगेशन फंड कहते हैं, जो कि न्यूनीकरण के लिए फंड होता है, उस फंड पे भी ध्यान दीजिए। यदि हम 100 रुपया कहीं खर्च करते हैं तो उसमें कम से कम 10 रुपया आप लोग मिटिगेशन के ऊपर खर्च कीजिए कि भाई आपदा आएगी तो आपदा को कैसे न्यूनीकरण किया जा सके, और आपदा आए तो उससे कैसे हम बचाव किया जा सके। तो इन सब चीजों की बेहद आवश्यकता है। बिल्कुल, यानी पहले से तैयार रहने की इसमें जरूरत है, जब ये पता है कि मानसून आएगा और हालात बिगड़ सकते हैं। जी सत्येंद्र जी, जिस तरह से आपने कहा कि जब मानसून तो हर साल आना है, और जब मानसून आएगा तो ये चीजें रहती हैं कुछ इलाकों में कि यहां पर हालात खराब होंगे। खासतौर से उत्तराखंड, हिमाचल की हम अगर बात करें, यहां पर जो पहाड़ी इलाके हैं, यहां पर हालात बिल्कुल खराब होने की आशंका रहती है। तो इस तरह के हालात में पहले से तैयारी भी होनी चाहिए। मैं कुशल जी आपके पास आना चाहूंगा। कुशल जी, क्या केंद्र सरकार इस तरह के हालात में, क्योंकि 2023 में हिमाचल सरकार और कांग्रेस सरकार यही कहती रही, सुक्खू सरकार, कि कोई किसी तरह की सहायता केंद्र से नहीं मिली, खासतौर से वित्तीय मदद तो बिल्कुल ही नहीं मिली, क्या इस बार केंद्र ने कोई आश्वासन दिया है?
देखो, ये बिल्कुल 100% सत्य है कि पिछली बार हिमाचल प्रदेश में लगभग 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और केंद्र जी। सरकार ने एक टूटी कोड़ी की हिमाचल प्रदेश को मदद नहीं करी। और मैं जहां तक ये श्रीमान भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन बोल रहे थे प्रदेश के मुखिया के ऊपर, हिमाचल प्रदेश में ऐसा मुखिया कभी तक आज तक किसी ने नहीं देखा जो गरीबों की मदद करने की चाहता है। और पिछली सरकार में आर्थिक स्थिति तंग होते हुए भी 4500 करोड़ रुपए का अपनी सरकार के यहाँ से बजट पेश किया उन्होंने, और 1 लाख रुपए तक मिलता था मैक्सिमम जो आपदा में किसी का घर डैमेज हो जाए। इस मुख्यमंत्री ने पहली बार 7 लाख रुपए उन घर वालों को दिया जिनका घर का डैमेज हुआ। और ये गाद में अंदर चिक्कड़ के अंदर एक एक गांव तक गए, पिछली बार एक एक घर में जाके उनका लोगों का दुख सुख पहुंचा। इनके मंत्री जेसीबी की मशीन के ऊपर बैठ के हजारों पर्यटकों को, 1000 टूरिस्टों को इन्होंने आपदा में से निकाला जो बेचारे कुल्लू मनाली और राहत सामग्री पहुंची और राहत राशि पहुंची। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, जहां तक झूठे आंकड़े देकर आप प्रदेश की जनता को ठग नहीं सकते। अब आप मेरी बात सुनिए, आपका चेहरा खुल चुका है, आपको दिख चुका है हिमाचल प्रदेश में जितनी आपने मदद करी है। अभी भी ऐसे ना, अभी अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री से बात करी, बात करने से कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी जी हिमाचल बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, परंतु झूठे आंकड़े ना दे, झूठे आंकड़े ना दे। हिमाचल प्रदेश के लिए उन्होंने क्या किया? पिछले एक हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे करके भी उन्होंने देखा नहीं है, एक हवाई सर्वे तक नहीं किया। उपयोग इस सरकार ने किया या नहीं किया? पार्टी की एक हवाई सर्वे तक नहीं किया मोदी जी ने, जिसको बोलते हैं कि मेरा दूसरा घर हिमाचल प्रदेश है। उनको हिमाचल प्रदेश के प्रति कोई लगाव नहीं, सिर्फ वोट की खातिर हिमाचल प्रदेश के अंदर आते हैं। आप राजनीतिक बात मत करें इस विषय के ऊपर। ये आपदा किसी की 100 करोड़ से 1700 करोड़ से ज्यादा की राशि केंद्र से मिली, 200 करोड़ से ज्यादा। बयान सुना मंडी में, आपकी कंगना रनौत का बयान सुना। तो मेहनत का पैसा जो है वो प्रदेश सरकार के आपदा राहत कोष में दिया है। आप उसका हिसाब स्पष्ट करें कि वहां पर राजनीतिक बात इनके साथ करो तो। चलिए देखिए, हिमाचल मुश्किल में है और इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, सियासत से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। और मुश्किल की घड़ी इसमें सबको साथ आना चाहिए, मुश्किल की घड़ी इसमें सबको साथ आना चाहिए। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए और इसमें पहले से अलर्ट रहना और तैयारी होना बहुत जरूरी है। फिर हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन यही कामना करते हैं कि जल्द से जल्द जो परेशानी और जो मुश्किलात हैं, जिस तरह के हालात हैं, ये जल्द से जल्द खत्म होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रशांत शर्मा जी, कुशल जेठी जी और डॉक्टर सत्येंद्र जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जेके लंच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।